कंप्यूटेशन। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर डेफिनेशन के बाद हम यहां पर देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ये हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हम देखेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर डेफिनेशन, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद यदि क्लास का टाइम थोड़ा भी बच जाता है तो अब हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो सभी लोग पेपर पेन नोटबुक के साथ रेडी रहेंगे। ठीक है, लास्ट का 1 मिनट बचा हुआ है, 11 AM होने में 1 मिनट बचा हुआ है। ओके, तो अप्रॉक्स 11 AM होने ही वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, नीतीश कुमार, आप कुछ पूछना चाहते हो? नीतीश आप कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, अभी क्या बोला आपने? अभी किसी ने कुछ कमेंट करके पूछा है, दोबारा पूछ लीजिए, मेरे स्क्रीन से गायब हो गया है। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इसमें हम देख रहे हैं, प्लीज अच्छा अनम्यूट करिए। अच्छा ठीक है, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं। ठीक है, मीटिंग के दौरान किसी का भी माइक ऑन नहीं होगा, सभी म्यूट रहेंगे, सिर्फ मैं बोलूंगा, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए। ठीक है, तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको सबसे पहले बता रहा हूं कंप्यूटर। ठीक है, तो जो कंप्यूटर वर्ड आया है, ये आया है, ये आया है कंप्यूट से, ये आया है कंप्यूट से आया है। ठीक है, कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट से,
इस कंप्यूट का मीनिंग होता है, इस कंप्यूट का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, इसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेशन करना, गणना करना। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक सभी को क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, ओके। देखिए हमने अभी बोला कि कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट से, कंप्यूट का मीनिंग होता है कैलकुलेट। हाँ मोरध्वज, आप क्या कहना चाह रहे हो? मोरध्वज, मोरध्वज, अच्छा कुछ नहीं कहना चाह रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कंप्यूटर और कैलकुलेटर एक जैसा है? तो इससे एक क्वेश्चन क्या उठता है, क्या कंप्यूटर और कैलकुलेटर एक जैसा है? तो इसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको यह बात अच्छे से समझनी है कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर, कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों इक्वल नहीं है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर, कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ थोड़ा सा बड़े फॉन्ट में लिखा है, आप कंप्यूटर के बाद जस्ट इक्वल इक्वल करके, इक्वल को क्रॉस करके ऐसा कैलकुलेटर लिख लेंगे। कंप्यूटर कभी भी कैलकुलेटर के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में अपने आप में मेमोरी नहीं होती है ना, बहुत सारी कैलकुलेटर में क्या होती है, अपने आप में मेमोरी नहीं होती है। ये चीज आया समझ में? ये चीज आया समझ में? जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। और इसका एक रीजन और है कि क्यों हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर एक जैसे नहीं होते। इसका भी एक रीजन है कि कंप्यूटर में सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता है ना, कंप्यूटर में सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता, कंप्यूटर में डेटा भी स्टोर होता है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा भी स्टोर होता है। ठीक है, डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, लेकिन कैलकुलेटर में हर बार डेटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सभी को? ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। तो ये था एक पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं वो ये है कि कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर का क्या है, एक ऐसा डिवाइस है। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, कंप्यूट करता है। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, कंप्यूट करता है। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन है कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर का डेफिनेशन यहां तक लिमिटेड नहीं है। कंप्यूटर का डेफिनेशन यहां तक लिमिटेड नहीं है। कंप्यूटर का डेफिनेशन बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही ब्रॉड स्कोप में है कंप्यूटर का डेफिनेशन। ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, आप डिफरेंट बुक्स देखेंगे, डिफरेंट सोर्सेस पे पढ़ेंगे तो आपको कंप्यूटर का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी एक बुक में जो कंप्यूटर का डेफिनेशन लिख दिया,
अब देखो किसके पास मेल नहीं पहुंचा है, वो बैच एडमिन की जिम्मेदारी है ना, वो बाद में देखते हैं वो इशू। देखिए जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूट करता है, लेकिन कंप्यूटर का डेफिनेशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कंप्यूटर का डेफिनेशन काफी ज्यादा ब्रॉड है, काफी ज्यादा विस्तृत है। ये चीज आई सभी को समझ में? जो अभी मैंने बोला सभी को समझ में आया? कमेंट करके बताइए जल्दी। ठीक है, ओके। अब हम थोड़े से कंप्यूटर के और डिटेल डेफिनेशन पे जाते हैं। अब हम थोड़े से कंप्यूटर के और ज्यादा डिटेल डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया है सभी चीजों को आप लोगों ने नोट कर लिया? सभी चीजों को आप लोगों ने नोट कर लिया क्या? ठीक है, ओके। ओके, तो देखिए यहां पर मैं आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा डिटेल डेफिनेशन समझा रहा हूं, इसे भी ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में हम यह कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर को हम एक मशीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर में कोई इमोशन नहीं होता है। कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं बोलता कि मैं थक गया हूं अब मैं और काम नहीं करूंगा। कंप्यूटर कभी ऐसा बोलता है क्या? नहीं। कंप्यूटर एक मशीन की तरह वर्क करता है, इसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर को हम मशीन क्यों कह रहे हैं, समझ में आया सभी को? कंप्यूटर को हम मशीन क्यों कह रहे हैं, समझ में आया सभी को? ठीक है, तो यदि हम कंप्यूटर को मशीन बोल रहे हैं, कंप्यूटर को यदि हम मशीन बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर जो है मनुष्य की तरह बात बात पे थकेगा नहीं, बात बात पे गुस्सा नहीं होगा कि हाँ मुझे काम नहीं करना है, रात हो गया दिन हो गया, है ना, इस तरीके का नहीं करेगा काम कंप्यूटर। वॉइस नहीं आ रहा है मयंक, आपके साइड नेटवर्क का इशू हो सकता है, आप ऑडियो पे कनेक्ट करिए मयंक। बाकी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कमेंट करके बताइए, बाकी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ मयंक, लगता है आपकी साइड पे। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। देखिए कंप्यूटर एक मशीन है, ये हमने अभी आपको, ओके 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 ओके, ठीक है। कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहलाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहलाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल पे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल के बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर एक को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए बोल रहे हैं कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दिया जाएगा, जो भी डेटा दिया जाएगा, कंप्यूटर उसको लास्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ये चीज सभी को क्लियर है? ये चीज क्लियर है? क्लियर समझ में आया सभी को? ठीक है, ओके। सभी ने नोट कर लिया क्या? सभी ने नोट कर लिया? जल्दी कमेंट करके बताइए। ओके, ठीक है।
इसके बाद अभी हमने आपको बताया कि कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन होने के साथ साथ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। और कंप्यूटर को हम दूसरे तरीकों से और भी डिफाइन कर सकते हैं, वो ऐसे कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर या फिर यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर को डिफरेंट प्रोग्राम्स की मदद से, डिफरेंट कोडिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कंप्यूटर पे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कंप्यूटर को प्रोग्रामेबल। समझ में आया आप लोगों को कि कंप्यूटर क्यों प्रोग्रामेबल है? सभी को समझ में आया कि कंप्यूटर क्यों प्रोग्रामेबल है? ओके। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए कि मैंने अभी तक कंप्यूटर को किन किन नामों से या किन किन तरीकों से डिफाइन किया। मैंने कंप्यूटर को अभी तक क्या क्या कह के बताया है। जल्दी बताइए कमेंट करके, सभी लोग कमेंट करके बताइए। हाँ, और बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, और बाकी लोग बताइए। ठीक है। उमेश कुमार पोटाई, वो डिवाइस होता है। ठीक है, ओके ओके। देखो, जो कुछ लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लिखा है, तो उसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, उसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, ओके। ओके ओके। हाँ, अभी लास्ट में किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? मेरी स्क्रीन से गायब हो गया है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। देखिए, अभी तक हमने कंप्यूटर को बोल दिया कि कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज है ना, कंप्यूटर का मेन यूज हम क्यों करते हैं? देखिए, कंप्यूटर का मेन यूज हम क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना जरूरी है। कंप्यूटर का जो हम मेन यूज इसलिए करते हैं, कंप्यूटर का, अभी लास्ट में किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? इजियर, भूमिका सोनी, आप क्या बोलना चाह रहे हो? भूमिका सोनी, भूमिका भूमिका आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ, क्या पूछना है भूमिका? भूमिका, आपको कुछ डाउट पूछना है क्या? अच्छा, पूछना नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि आप कुछ डाउट पूछ रहे हो। अच्छा, आंसर किए थे आप? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ये उठेगा कि कंप्यूटर को हम क्यों यूज कर रहे हैं? वो हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म कर सकते हैं हाई स्पीड में। कंप्यूटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हाई स्पीड में परफॉर्म कर सकते हैं। किन्हें परफॉर्म कर सकते हैं हम? मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को। मैथमेटिकल मैथमेटिकल और लॉजिकल, ठीक है, ऑपरेशंस को। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर की मदद से हम परफॉर्म कर सकते हैं हाई स्पीड में मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को। हाँ, अभी किसी ने कुछ कहा क्या स्क्रीन पे? मेरी स्क्रीन से गायब हो गया, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी किसी ने कुछ कहा क्या? किसी ने कुछ पूछा क्या अभी जस्ट?
ये चीज आया सभी को समझ में? जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी को आया समझ में? किसी को इसमें कुछ डाउट है क्या? जल्दी बताइए। देखिए यहां पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सभी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब ये है कि हम दो डेटा के बीच में कंपेयर करेंगे। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब ये होगा कि हम दो डेटा के बीच में कंपेयर करेंगे, क्या दो डेटा आपस में बराबर हैं या दो डेटा में से कोई एक डेटा बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो ये जहां पर हम कंपैरिजन करेंगे वो हो जाएगा लॉजिकल ऑपरेशन, और जहां पर हम डायरेक्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सभी आप करेंगे तो वो होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। सभी ने इस चीज को नोट कर लिया क्या? भूमिका, भूमिका आपको कुछ डाउट पूछना है क्या? भूमिका, ओके, ठीक है, ठीक है, मैं बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं। और अब मैं आपको यहां पर माइक ऑन करके बोल सकते हैं क्या सर? नहीं, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। आपको जो भी बोलना है आप कमेंट में बोलिए। सुधीर, सुधीर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो कमेंट में। सुधीर, पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा, नो डाउट बोल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। सर लिखने में टाइम हो जाता है। क्या लिखने में टाइम हो जाता है नीतीश? नीतीश क्या बोलना चाह रहे हो नीतीश? बट सर कैलकुलेशन कैन ऑल्सो बी डन विथ कैलकुलेटर टू। हाँ हो सकता है, कैलकुलेटर से भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर में कोई ऐसा मेमोरी नहीं होता है जो आपके सारे डेटा को, सारी इंफॉर्मेशन में कोई स्टोर कर सके। कंप्यूटर में आप उसको डेटा को उस डेटा या इंफॉर्मेशन को आप स्टोर भी कर सकते हो। हाँ यहाँ पर नीतीश, नीतीश आप क्या बोलना चाह रहे हो जल्दी क्लियर करिए। नीतीश कमेंट करो जल्दी। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन के लिए किस तरीके से वर्क करता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर एक डिवाइस है ना। शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है। अब यह डिवाइस क्या क्या टास्क कर सकता है? यह डिवाइस बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकता है। ठीक है, यह डिवाइस रिसीव कर सकता है। यह डिवाइस क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है। किसे रिसीव कर सकता है? इंफॉर्मेशन को। ठीक है, यह डिवाइस क्या कर सकता है? रिसीव कर सकता है इंफॉर्मेशन को। साथ ही साथ कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह रिट्राइव कर सकता है, यह रिट्राइव कर सकता है इंफॉर्मेशन को। यहां पर रिसीव का मतलब यह है कि कंप्यूटर रॉ डेटा कैन ऑल्सो बी रिसीव्ड बाय कंप्यूटर। ठीक है, रॉ डेटा को भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन रॉ डेटा का, ये रॉ डेटा को यदि रिसीव करेगा, ठीक है, तो उसमें कंप्यूटर को एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ेगा उसे बाद में इंफॉर्मेशन में फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर कोर रिलेट कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर क्या कर सकता है? कोर रिलेट कर सकता है इंफॉर्मेशन को। यानी कि दो अलग अलग इंफॉर्मेशन यदि हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, इसको कंप्यूटर डिस्क्राइब कर सकता है, बता सकता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकता है।
कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर सकता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर सकता है। ठीक है, यदि कंप्यूटर में कुछ एडवांस टूल है तो इंफॉर्मेशन को बाद में प्रोसेस करके उसको अच्छे से क्लियर करके बाद में नॉलेज फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को असेंबल भी कर सकता है ना। इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है, असेंबल भी कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि इंफॉर्मेशन पीसेस में है, टुकड़ों में है, तो कंप्यूटर उस सारे टुकड़ों को क्या कर सकता है, ज्वाइन भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट भी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट भी कर सकता है। तो ये चीज सभी को समझ में आया क्या, जल्दी बताइए आप लोग। सौभाग्य आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? सभी को ये चीज समझ में आया? सुधीर आपको समझ में आया? सुधीर ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? सभी लोग नोट कर लिए? नीतीश कहां पर है? हाँ नीतीश आप लिखने का कुछ बता रहे थे। नीतीश कहां पर है? नीतीश जल्दी रिप्लाई करिए। व्हाट डज रिट्राइव मीन? देखो मयंक ठाकुर, देखो रिट्राइव का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए आपने किसी डेटा या किसी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर कर लिया है तो उसे आपको दोबारा देखना है, तो दोबारा देखने के लिए जिस लोकेशन में आपका इंफॉर्मेशन रहेगा वहां से उस इंफॉर्मेशन को निकालकर आपको मॉनिटर पर दिखाएगा कंप्यूटर, मॉनिटर पर या डिस्प्ले पे दिखाएगा कंप्यूटर। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है रिट्राइव इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ रिट्राइव इंफॉर्मेशन वाला डाउट? ठीक है, सभी लोग इसको नोट कर लिए? नो सर सम नोट, क्या बोल रहे हो नीतीश? ठीक है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूं, तब तक बाकी लोग नोट कर लीजिए जिन्होंने नोट नहीं किया है। अच्छा कुछ नहीं सर बोलते हो नीतीश? ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूं, सभी ने शायद नोट कर लिया है। तुषार ये क्लास के बाद देखेंगे, है ना। आप फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए। तुषार आपको समझ में आया क्या क्या बताया गया अभी तक? तुषार ठीक है, देखिए अब हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है कंप्यूटर का ऑटोमेटिक होना। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक होना। ऑटोमेटिक का मतलब यह है कि यदि आप कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कंप्यूटर को कोई भी कमांड दे रहे हैं, तो कंप्यूटर उस कमांड को लगातार परफॉर्म करता है जब तक टास्क कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर कुछ टास्क को
ऑटोमेटिकली भी करता है, जैसे कि सपोज बैटरी का इंफॉर्मेशन देना, बैटरी का इंफॉर्मेशन देना। यानी मान लीजिए यदि आपकी लैपटॉप की बैटरी का जो परसेंटेज है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको बीच बीच में रिमाइंडर देता रहेगा कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में अभी इतने % बैटरी है। ठीक है, जब बैटरी पूरे तरीके से 0% पे आ जाएगी, तब कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर का ऑटोमेटिक वाला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया। कंप्यूटर का ऑटोमेटिक क्यों है ये समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए। इसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बाद जो कंप्यूटर का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है स्पीड। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीड। कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना, मिलियंस कहें या फिर आप ट्रिलियंस कहें, है ना, कंप्यूटर्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सुधीर, आप क्या बीच में एक्यूरेसी वाला बात कर रहे हो? सुधीर, 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 जब आपसे पूछा जाए तभी आप बताएं। आप ना बुक का PDF ओपन करके बैठे हो, मुझे पता है सुधीर, है ना। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सुधीर आप अननेसेसरी बीच बीच में कमेंट मत किया करो, जो पढ़ाया जा रहा है ना उसको ध्यान से समझो, डाउट है तब पूछो, है ना, अननेसेसरी बीच में कमेंट आप मत करिए। ठीक है, मुझे पढ़ाने दीजिए। देखिए कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही कम समय में, सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में, है ना, जिसे हम कहते हैं नैनो सेकंड, जिसे हम कह सकते हैं नैनो सेकंड, कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को इतने कम समय में क्या कर पाता है, एग्जीक्यूट कर पाता है। तो इससे ये पता चलता है कि कंप्यूटर की स्पीड, इससे पता चलती है कंप्यूटर की स्पीड। ठीक है, जबकि जो कैलकुलेटर की स्पीड होती है कंप्यूटर से बहुत ही कम होती है ना, कंप्यूटर के कंपैरिजन में कैलकुलेटर की जो स्पीड होती है काफी कम होती है। तो ये कंप्यूटर का स्पीड वाला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया सभी को? कंप्यूटर का स्पीड वाला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। पहला हमने आपको बताया ऑटोमेटिक, दूसरा बताया है स्पीड। ठीक है, ठीक है, अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। हाँ सुधीर, आप एक्यूरेसी बोल रहे थे, चलो बताओ एक्यूरेसी क्या है। सुधीर, सुधीर कहाँ है? सुधीर, हाँ नहीं पता सर बोल रहे हो, तो कैसे बोल दिए एक्यूरेसी करके? जब नहीं पता है तो खाली नंबर बताने से थोड़ी होता है कि थर्ड एक्यूरेसी है, ये ऐसा है। बताओ अब एक्यूरेसी।
बताओ एक्यूरेसी क्या होता है? नो आइडिया। अच्छा, खिलेंद्र, मैं सुधीर से पूछ रहा हूं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं खिलेंद्र, मैं सुधीर से पूछ रहा हूं। सुधीर, मयंक, मैं आपसे भी नहीं पूछ रहा हूं, मैं सुधीर से पूछ रहा हूं, सुधीर रिप्लाई करेगा। जब नहीं पता रहता है ना तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतने अच्छे कंसंट्रेशन से मैं पढ़ा रहा हूं, जो चीज पता रहता है उसी को बोला करो, ठीक है? चलो मैं बता रहा हूं एक्यूरेसी को। एक्यूरेसी का मतलब होता है विदाउट एरर। एक्यूरेसी का मतलब होता है विदाउट एरर, ठीक है? यानी कि कंप्यूटर किसी टास्क को कितने टाइम या कितने प्रतिशत बिना एरर के लगातार कर सकता है, वो कहलाता है कंप्यूटर का एक्यूरेसी, ठीक है? वो कहलाता है कंप्यूटर का एक्यूरेसी, ठीक है? अब जो कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी होता है, ठीक है, कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी होता है वो क्या होता है? हाई होता है ना? ह्यूमन के कंपैरिजन में, है ना, मनुष्य के कंपैरिजन में जो कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी रहता है वो हाई रहता है, और यह लगातार हाई रहता है ना? यदि आप एक ह्यूमन से कंपेयर करें कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर का एक्यूरेसी क्या रहेगा? लगातार हाई रहेगा। लगातार क्या रहेगा? हाई रहेगा। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए, यहां तक आया सभी को समझ में? कमेंट करके बताइए, ठीक है? ओके। जो कंप्यूटर का एक्यूरेसी रहता है ना, जो कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी रहती है वो डिपेंड करती है कंप्यूटर के डिजाइन पे, ठीक है? कंप्यूटर की जो भी एक्यूरेसी रहती है वो डिपेंड करती है कंप्यूटर के डिजाइन पे, ठीक है? डिजाइन का मतलब यह है कि कंप्यूटर का कौन कौन सा आर्किटेक्चर है ना? कंप्यूटर का कौन कौन सा आर्किटेक्चर है? जैसे कि कंप्यूटर का दो टाइप का आर्किटेक्चर होता है। एक होता है x86 और एक होता है x32। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कंप्यूटर का दो आर्किटेक्चर होता है, एक होता है x86 और दूसरा होता है x64, ठीक है? x86 का मतलब होता है कि इसमें 32 बीट की वाले इंस्ट्रक्शन रन करते हैं, और 32 बीट के इंस्ट्रक्शन एक साथ बहुत ही फास्ट वे में रन कर सकते हैं। और 64 का मतलब यह है कि इसमें एक साथ 64 बीट इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम रन कर सकते हैं, ठीक है? तो किसी भी कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किसी कंप्यूटर को बनाने में कौन सा आर्किटेक्चर या कौन सा डिजाइन इस्तेमाल हुआ है। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? ठीक है, ओके। भले ही हम यह कह रहे हैं कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी हाई है, भले ही हम यह कह रहे हैं कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी हाई है, और इसकी जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है इसके डिजाइन पे, ठीक है? मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। कंप्यूटर की एक्यूरेसी का मतलब यह होता है कि कंप्यूटर बिना किसी एरर के टास्क को लगातार कितने बार परफॉर्म कर सकता है या कितने प्रतिशत तक परफॉर्म कर सकता है, वो होती है कंप्यूटर की एक्यूरेसी। कंप्यूटर की जो भी एक्यूरेसी होती है वो हमेशा हाई होती है एज कंपेयर टू ह्यूमन। कंप्यूटर की एक्यूरेसी डिपेंड करती है कंप्यूटर के डिजाइन पे, है ना? यहां पर डिजाइन का मतलब हो सकता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। दो तरह के आर्किटेक्चर फॉलो हो सकते हैं कंप्यूटर के डिजाइन में, एक होगा x86 और दूसरा हो सकता है x64। x86 में जो होते हैं
32 बिट तक के इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं और x64 में 64 बिट तक के इंस्ट्रक्शन एक साथ इस्तेमाल हो सकते हैं। यहां तक आया समझ में सभी को? ठीक है, भले ही हमने यहां पर कह दिया, लोकेश आप कुछ पूछना चाहते हो? लोकेश, ठीक है, ओके। भले ही हमने यहां पर कह दिया कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी हाई है, ठीक है, भले ही हमने यहां पर कह दिया कि कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या है, हाई है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर में कोई भी एरर ना आए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर में कोई भी एरर ना आए? तो इसका आंसर है नो। ठीक है, कंप्यूटर में भी कभी कभी क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर में भी कभी कभी क्या आ सकता है, एरर आ सकता है। ठीक है, अब कंप्यूटर में यदि कोई एरर आएगा, ठीक है, कंप्यूटर में यदि कोई एरर आएगा तो वो क्यों आएगा? ठीक है, कंप्यूटर में यदि कोई एरर आया, ठीक है, कंप्यूटर में यदि कोई आया तो वो क्यों आएगा और उसके क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, देखिए नीतीश, वायरस इज टोटली डिफरेंट थिंग, है ना। वायरस अपने आप में एक अलग प्रोग्राम है ना, उस पर अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारे फिलहाल अभी स्कोप में नहीं है। देखिए कंप्यूटर में जो एरर आएगा वो आ सकता है आपके इनकरेक्ट इनपुट डेटा की वजह से, वो आ सकता है इनकरेक्ट इनपुट डेटा की वजह से। अभी लास्ट में किसी ने कुछ कमेंट किया था क्या? रिपीट करिए, मेरे स्क्रीन से गायब हो गया है। अभी लास्ट में किसी ने कमेंट किया है, अभी मेरे स्क्रीन से गायब हो गया है, रिपीट करिए प्लीज। अभी लास्ट में किसी ने कुछ कमेंट किया है, रिपीट करिए जल्दी। आप लोग जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय यूजर शुड बी इनएक्यूरेट। देखो भूमिका, आप यह कह रहे हो कि यूजर से जो इंस्ट्रक्शन यूजर जो इंस्ट्रक्शन देगा वो एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, इनएक्यूरेट होना चाहिए, आप ऐसा कह रहे हो क्या? देखिए आपने थोड़ा सा वर्ड में मिस्टेक कर दिया। यूजर जो इंस्ट्रक्शन देगा वो एक्यूरेट होने चाहिए, है ना, वहां इनएक्यूरेट वर्ड नहीं आएगा, वहां पे आएगा एक्यूरेट वर्ड। ठीक है, कंप्यूटर में जो एरर आ सकता है वो इनकरेक्ट इनपुट डेटा की वजह से हो सकता है। ठीक है, आप फिलहाल यहीं तक इसी को समझिए। ठीक है, यदि गलत इनपुट देंगे तो क्या आ सकता है, कंप्यूटर में एरर आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक सभी को समझ में आया? कंप्यूटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, ऑटोमेटिक, स्पीड और एक्यूरेसी, ये तीनों समझ में आया? जल्दी बताइए। कंप्यूटर के जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने आपको बताए, ऑटोमेटिक, स्पीड और एक्यूरेसी, तीनों आपको समझ में आया? ठीक है, ओके। कंप्यूटर का एक और चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है डिलीजेंस। कंप्यूटर का जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिलीजेंस। ठीक है, देखिए डिलीजेंस का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, डिलीजेंस का मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम मोनोटोनी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर किसी से भी भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर किसी से भी भेदभाव नहीं करता है। कंप्यूटर हर यूजर को यदि उनके राइट्स सेम है ना, यदि कंप्यूटर हर यूजर को, यदि उनके राइट्स सेम है तो कंप्यूटर उन यूजर्स को एक जैसा ट्रीट करेगा। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर फ्री होता है किसी भी तरह के टायर्डनेस से,
कंप्यूटर फ्री होता है किसी भी तरह के टायर्डनेस से। कंप्यूटर कभी भी आपके पास शिकायत नहीं करेगा कि मैं थक गया हूं, मेरा खाने का टाइम हो गया है, मुझे सोना है। कंप्यूटर कभी ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में टायर्डनेस जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर में भूमिका, आप क्या चीज का नो बोल रहे हो? भूमिका, भूमिका आप किस चीज में नो बोल रहे हो? अच्छा हाँ, टायर्डनेस वाले में, हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है, देखिए कंप्यूटर मोनोटोनी से, किसी भी तरह के भेदभाव से फ्री होता है। कंप्यूटर में किसी भी तरह का टायर्डनेस नहीं होता है। कंप्यूटर आपको कभी शिकायत नहीं करेगा कि मैं थक गया हूं, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे पानी पीना है। कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर में लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा। लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कंप्यूटर में लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर का ध्यान नहीं भटकेगा। आसपास यदि आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चीज होते रहेगा, उससे कंप्यूटर का ध्यान नहीं भटकेगा, है ना। कंप्यूटर में लैक ऑफ कंसंट्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर क्या कर सकता है? कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है ना। लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये डिलीजेंस वाला टॉपिक क्लियर हुआ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया डिलीजेंस, ये क्लियर हुआ। लोकेश, आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? लोकेश, लोकेश, ठीक है, ओके। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो अभी तक हमने कंप्यूटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। पहला कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेटिक मशीन के जैसा वर्क करता है। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए। देखो डिलीजेंस का मीनिंग है, मैंने अभी आपको ये बताया कि कंप्यूटर किसी भी तरह के भेदभाव से फ्री होता है। कंप्यूटर में किसी भी तरह का थकान जैसी चीज नहीं होती है। कंप्यूटर में लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होता है। यह कंटिन्यूअसली लगातार वर्क कर सकता है। ठीक है, तो डिलीजेंस का यही मीनिंग है। बाकी आप यदि शाब्दिक अर्थ डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो डिलीजेंस का कुछ डिफरेंट मीनिंग भी हो सकता है। क्लियर है? डिलीजेंस का मीनिंग क्लियर है? लोकेश, आपका हैंड लोअर डाउन करो, लगातार यहां स्क्रीन पे दिखा रहा है। ओके, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, इसके बाद जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्सेटिलिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी, देखिए वर्सेटिलिटी भी कंप्यूटर का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वर्सेटिलिटी भी कंप्यूटर का क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वर्सेटिलिटी का मतलब यह होता है कि कंप्यूटर डिफरेंट तरह के टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकता है। डिफरेंट तरह के टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ही टास्क करेगा। कंप्यूटर में आप डॉक्यूमेंट क्रिएशन का भी टास्क कर सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन का, इंटरटेनमेंट का,
है ना, एंटरटेनमेंट का, मूवी देखने का, गाने सुनने का, है ना, ये सारे डिफरेंट टास्क आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आप लोगों को? वर्सेटैलिटी वाला चीज समझ में आया? जल्दी बताइए, वर्सेटैलिटी वाला चीज समझ में आया? ठीक है, तो अभी तक हमने आपको कंप्यूटर के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताया कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क करता है, कंप्यूटर की स्पीड इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, कंप्यूटर कंप्यूटर किसी भी तरह की मोनोटोनी से, टायर्डनेस से और लैक ऑफ कंसंट्रेशन से फ्री होता है। कंप्यूटर वर्सेटिलिटी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर का जो इसके बाद जो कंप्यूटर का नेक्स्ट 6 नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। समझ में नहीं आता, कुछ बोल देने से ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का वो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकता है। ठीक है, कंप्यूटर किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर उस चीज को याद रखने के लिए क्या करेगा, उसे क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद क्या करेगा, वो उसे रिकॉल करेगा। रिकॉल यानी कि दोबारा याद करना। ठीक है, तो कंप्यूटर स्टोर करता है और रिकॉल करता है। किसे स्टोर और रिकॉल किया जा सकता है कंप्यूटर के द्वारा? इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब जैसे कि हमने आपको बताया कि कंप्यूटर स्टोर कर सकता है और रिकॉल कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, तो यह कैसे पॉसिबल होता है? यह पॉसिबल होता है सेकेंडरी स्टोरेज से। यह पॉसिबल होता है सेकेंडरी स्टोरेज से। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज किस तरीके का हो सकता है? सेकेंडरी स्टोरेज का जो एग्जांपल क्या हो सकता है? सेकेंडरी स्टोरेज का जो एग्जांपल है वो हो सकता है आपका, सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल हो सकता है हार्ड डिस्क ड्राइव सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अब भले ही हमने यह कह दिया कि कंप्यूटर किसी भी चीज को क्या कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है और याद रख सकता है, तो क्या कंप्यूटर भूलेगा नहीं? ठीक है, क्या कंप्यूटर भूलेगा नहीं? यानी कि फॉरगेट, है ना, क्या कंप्यूटर भूलेगा नहीं या फिर लॉस्ट नहीं होगा? है ना, या कंप्यूटर में कुछ चीज घूमेगी नहीं, वो तभी घूमेगी जब इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप किसी चीज को, कि कंप्यूटर को यदि कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको किसी चीज को फॉरगेट करना है, यानी कि आपको कंप्यूटर के मेमोरी से मिटाना है। ठीक है, और लॉस्ट वाला जो चीज है वो इंस्ट्रक्शन से भी पॉसिबल है और बाय द फिजिकल एक्सीडेंट, यानी कि सपोज कोई हार्ड डिस्क डैमेज हो जा रहा है तो वहां से भी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। समझ में आया यहां तक सभी को? कमेंट करके बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट करके बताइए सभी को समझ में आया? ठीक है, तो अभी तक हमने कंप्यूटर के टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिस्कशन किया है। पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हमने डिस्कशन किया वो ये था कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। इसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को काफ़ी स्पीड में परफॉर्म करता है। इसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी रहती है वो काफ़ी हाई होती है। इसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर किसी भी तरह की मोनोटोनी से, टायर्डनेस से और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से फील होता है। सर दैट लॉस कैन बी रिस्टोर्ड और नॉट। देखिए, जो लॉस होगा, है ना, जो लॉस वो रीस्टोर्ड होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके हार्ड डिस्क की जो कंडीशन है,
कि जो आपके हार्ड डिस्क की जो कंडीशन है वो कैसी है। यदि हार्ड डिस्क में इंटरनल स्क्रैचेस आए हैं, इंटरनल उसके पार्ट्स डैमेज हो गए हैं, तो आपका डेटा रिकवर होने के चांसेस बहुत कम है। यदि इंटरनल पार्ट्स थोड़े बहुत भी सही सलामत है तो आपके डेटा रिकवरी होने के चांसेस ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया? जिनका भी क्वेश्चन था उनका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है। इसके बाद हमने आपको यह बताया कि कंप्यूटर एक वर्सेटाइल डिवाइस है, वह हर तरह के इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद हमने आपको बताया कि कंप्यूटर में पावर ऑफ रिमेंबरिंग होता है। इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे कंप्यूटर के 7th नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो होता है नो आईक्यू। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी तरह का आईक्यू नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर में अपना खुद का कोई भी दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को करता है, कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं चीजों को करता है जिस चीज के लिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की गई होती है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में जो जो फंक्शंस अवेलेबल होंगे, कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं के बेसिस पे वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर में अपना खुद का डिसीजन, ठीक है, कंप्यूटर में अपना खुद का सेल्फ डिसीजन लेने का कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट क्वोशिएंट मौजूद नहीं होता है। कंप्यूटर में जिस तरह का इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर में जिस तरह की प्रोग्राम इनपुट किए जाएंगे, कंप्यूटर उसी के बेसिस पे डिसीजन लेगा। यहां तक सभी को समझ में आया? जल्दी बताइए, ये पॉइंट सभी को समझ में आया क्या? जल्दी बताइए। सुधीर, आपको समझ में आया? सुधीर, सुधीर कहाँ है? अच्छा, किसी ने बोला रिपीट करिए इस चीज को। ठीक है, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, कंप्यूटर में अपने आप का खुद का कोई आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट नहीं होता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को करता है, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को करता है जिस चीज के लिए उसमें फंक्शंस दिए गए हैं या जिस चीज के लिए उसमें प्रोग्राम्स पहले से इनपुट हैं। कंप्यूटर कोई भी अपना खुद का डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, कंप्यूटर उसी बेसिस पे डिसीजन ले सकता है कि यदि कंप्यूटर में पहले से किसी डिसीजन लेने के लिए उससे रिलेटेड पास्ट डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तभी कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है, लेकिन वह भी उसका खुद का डिसीजन नहीं कहलाएगा। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने कंप्यूटर के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया है। कंप्यूटर का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताया वो था ऑटोमेटिक, दूसरा था स्पीड, तीसरा था एक्यूरेसी, चौथा था डिलीजेंस, पांचवा वर्सेटिलिटी, छठवां पावर ऑफ रिमेम्बरिंग और सातवां था नो आईक्यू। इसके बाद हम आपको कंप्यूटर के एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। यह कैरेक्टरिस्टिक्स है नो फीलिंग्स। यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नो फीलिंग्स। ठीक है, यह 8वें नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंप्यूटर जो होते हैं, है ना, उनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होता है ना, कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग्स नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर का जो भी जजमेंट होता है ना, कंप्यूटर को जो भी जजमेंट होता है वो बेस्ड होता है इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, कंप्यूटर का जो भी जजमेंट या कंप्यूटर का जो भी फैसला होता है, कंप्यूटर का जो भी जजमेंट होता है किसी भी चीज को समझने का कि कैसे इस चीज को समझना है, वो बेस्ड होता है इंस्ट्रक्शन पे, वो बेस्ड होता है इंस्ट्रक्शन पे। यह इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं, यह इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए जाते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट में। ठीक है, इन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, इन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है
ह्यूमंस के द्वारा, इन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है ह्यूमंस के द्वारा। ठीक है, हमने कहा कि कंप्यूटर में कोई भी फीलिंग नहीं होती है। कंप्यूटर का किसी भी चीज को समझने का जो जजमेंट होता है वो बेस्ड होता है इंस्ट्रक्शंस पे। यह इंस्ट्रक्शन दिया जाता है प्रोग्राम के फॉर्म में, इन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है ह्यूमंस के द्वारा। ये चीज आया सभी को समझ में? ये चीज आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए, किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? सुधीर, आपको समझ में आया? सुधीर, सुधीर जल्दी कमेंट करके बताओ सुधीर। ठीक है, ओके। तो अभी हमने आपको कंप्यूटर की 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, टोटल 8। देखिए, हार्ड डिस्क का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन को, डेटा को, इन सभी को क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो, उसे कहा जाता है हार्ड डिस्क। जिनको हार्ड डिस्क वाला डाउट था वो क्लियर हुआ क्या उनका? जल्दी बताइए, जिनका हार्ड डिस्क वाला डाउट था। ठीक है, ओके। यहां पर हमने आपको कंप्यूटर के टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको बताया वो था ऑटोमेटिक, दूसरा था स्पीड, तीसरा एक्यूरेसी, चौथा डिलीजेंस, पांचवा वर्सेटिलिटी, छठवां पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, सातवां नो आईक्यू और आठवां नो फीलिंग्स। सभी ने अभी तक जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं शुरू से आखिरी तक, सभी पॉइंट्स को आप लोगों ने नोट किया है? ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास, है ना? कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, पहला कंप्यूटर कब आया, किस बेसिस पे आज के कंप्यूटर्स बने हैं, इसके बारे में हम आपको इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स में बताएंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये हेडिंग आप डाल लीजिए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो नाम याद आता है वो है ब्लेस पास्कल का। सबसे पहले जो हमें नाम याद आता है वो है ब्लेस पास्कल का। ठीक है, अब ब्लेस पास्कल ने क्या किया? ब्लेस पास्कल ने बनाया सबसे पहला, ब्लेस पास्कल ने सबसे पहला बनाया मैकेनिकल एडिंग मशीन। ठीक है, ब्लेस पास्कल ने बनाया मैकेनिकल एडिंग मशीन, मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाया, और यह उन्होंने बनाया 1642 में, है ना? सन 1642 में ब्लेस पास्कल ने एक फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाया जो था एडिशन के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, यह जो डिवाइस था प्योरली मैकेनिकल या मशीन बेसिस पे था, इसमें किसी भी तरह के एक्स्ट्रा सिग्नल्स वगैरह इनपुट नहीं किए गए थे। ठीक है, इसके बाद 1671, इसके बाद आता है ईयर 1671 यानी कि सन 1671। इसके बाद 1671 में बैरोन गॉटफ्रिड, 1671 में बैरोन गॉटफ्रिड और लेबिनिज, 1671 में बैरोन गॉटफ्रिड और लेबिनिज ने बनाया एक कैलकुलेटर। ठीक है, 1671 में भी बैरोन गॉटफ्रिड और लेबिनिज ने बनाया एक कैलकुलेटर
यह कैलकुलेटर था मल्टीप्लिकेशन के लिए। देखिए यह कैलकुलेटर जो था वो था मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का टास्क परफॉर्म होता था, ठीक है। इसके बाद कुछ समय तक इन्हीं मैकेनिकल एडिंग मशीन्स पे और फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन इन्हीं के बेसिस पे वर्क चलता रहा, ठीक है। जब आया ईयर 1880, ठीक है, 1880 के समय में, ठीक है, 1880 के समय में यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में कीबोर्ड मशीन्स, यूनाइटेड स्टेट्स में आए कीबोर्ड मशीन्स, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे मशीन्स आ गए जिनमें डिफरेंट डिफरेंट कीज होते थे, जिनकी मदद से आप इनपुट दे सकते थे, ठीक है। यहां तक सभी को आया समझ में? ठीक है, 1880 के आसपास, ठीक है, 1880 के आसपास ही हरमन हॉलेरिथ नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, हरमन हॉलेरिथ नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट दिया। हरमन हॉलेरिथ नाम के साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया पंच्ड कार्ड का, पंच्ड कार्ड का। अभी लास्ट में किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? जल्दी बताइए कमेंट करके, मेरे स्क्रीन से गायब हो गया है। अभी लास्ट में किसी ने कुछ डाउट पूछा, रिपीट करिए, मेरे स्क्रीन से गायब हो गया है। सर 1642 का मशीन क्या काम करता था? देखो 1642 का जो मशीन था उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन का टास्क परफॉर्म होता था, है ना। 1642 का जो मशीन था उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन का टास्क परफॉर्म होता था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। देखिए 1880 में हरमन हॉलेरिथ ने पंच्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट दिया। यह पंच कार्ड काम आता था एज अ इनपुट मीडिया, एज अ इनपुट मीडिया, यानी कि इनपुट देने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल हुआ। देखिए अब कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया इसके बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। यदि हमारे पास होगी तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। हमारे पास फिलहाल ऐसी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया है। बस इतना पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में 1880 में कीबोर्ड मशीन्स आए, ठीक है। क्लियर है? कीबोर्ड का रिलेटेड कीबोर्ड से रिलेटेड जिनका डाउट था वो क्लियर है? ठीक है, देखिए 1880 में हरमन हॉलेरिथ ने पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट दिया जो लगातार यूज होने लगा एज अ इनपुट मीडिया, यानी कि इनपुट देने के लिए। यह कब तक इस्तेमाल हुआ? यह इस्तेमाल हुआ 1970 के दशक तक। 1970 के दशक तक पंच कार्ड को एज अ इनपुट मीडिया इस्तेमाल किया गया। यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है, अभी तक हमने आपको ब्लेस पास्कल, बैरन गॉटफ्रिड और कीबोर्ड मशीन और हरमन हॉलेरिथ इनके बारे में बताया कि कैसे इनका कंप्यूटर की डेवलपमेंट में योगदान रहा है, ठीक है। इसके बाद एक और पर्सन जिनका कंप्यूटर डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है उनका नाम है चार्ल्स बेबेज, ठीक है। उनका नाम है चार्ल्स बेबेज,
देखिए जो चार्ल्स बेबेज है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, अब इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर क्यों कहा गया, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। वो ये है कि इन्होंने दिया था, चार्ल्स बेबेज ने दिया था 1822 में, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में दिया था डिफरेंस इंजन। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में दिया था डिफरेंस इंजन। ये एक मशीन के जैसा था जिसके माध्यम से दो नंबर के बीच का डिफरेंस भी कैलकुलेट किया जा सकता था। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने दिया एनालिटिकल इंजन। 1842 में चार्ल्स बेबेज ने दिया एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इस एनालिटिकल इंजन की मदद से बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते थे। यहाँ पर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस से मतलब है प्लस माइनस, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब किसकी मदद से होने लगा था, ये सब एनालिटिकल इंजन की मदद से होने लगा था। और एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने। यहां तक आया सभी को समझ में? इसके अलावा चार्ल्स बेबेज ने और क्या किया, इसके अलावा चार्ल्स बेबेज ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए, इसके अलावा चार्ल्स बेबेज ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स की मदद से आज के समय के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं, इन प्रिंसिपल की मदद से आज के समय के जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैं उन्हें डिजाइन करने में आसानी हुई। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो प्रिंसिपल दिए उन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे आज के समय के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन किए गए हैं। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए। सभी को आया समझ में? जल्दी बताइए। किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, ओके। अब हम आपको बता रहे हैं कुछ बहुत ही प्रसिद्ध अर्ली कंप्यूटर्स के बारे में। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं सम वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स के बारे में। सम वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहां पर हम आपको कुछ सेलेक्टेड ऐसे कंप्यूटर्स के बारे में बताएंगे जो आज के समय के कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए बेस थे। इन्हें नाम दिया गया अर्ली कंप्यूटर। ठीक है, इन्हें नाम दिया गया अर्ली कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें जो पहला कंप्यूटर है वो उसका नाम है मार्क 1 कंप्यूटर।
मार्क वन कंप्यूटर। ठीक है, इस कंप्यूटर का जो ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है ना, मार्क वन कंप्यूटर का ज्यादातर इस्तेमाल हुआ है 1937 से लेके 1944 तक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड वेल नोन अर्ली कंप्यूटर है, इसके बाद जो सेकेंड वेल नोन अर्ली कंप्यूटर है उसका नाम है एबीसी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एबीसी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है 1939 से लेके 1942 तक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बताने का कोशिश कर रहा हूं? सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए जल्दी। जल्दी रिस्पॉन्स करिए। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड वेल नोन अर्ली कंप्यूटर है वो है एनिएक। वो है एनिएक। ठीक है, एनिएक कंप्यूटर का जो इस्तेमाल हुआ वो इस्तेमाल हुआ 1943 से लेके 1946 तक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर नेम है वो है एडवेक। इसके बाद जो नेक्स्ट, हाँ अभी किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? जल्दी बताइए। अभी किसी ने कुछ डाउट पूछा है क्या? दोबारा पूछिए, मेरे स्क्रीन से गायब हो गया है। एबीसी कंप्यूटर, देखो एबीसी कंप्यूटर का मैं फुल फॉर्म यहां पर लिख रहा हूं, भूमिका, आप नोट करिए। है ना, ए फॉर एटेंस ऑफ, है ना, ए से एटेंस ऑफ और बी से बेरी, है ना, एटेंस ऑफ बेरी, और सी से कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर। ठीक है, अब भूमिका समझ में आया आपको? भूमिका, ठीक है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको बता रहा था एडवेक कंप्यूटर के बारे में। मैं आपको यहां पर बता रहा था एडवेक कंप्यूटर के बारे में। तो ये जो एडवेक कंप्यूटर है इसका इस्तेमाल हुआ 1946 टू, इसका इस्तेमाल 1946 टू 1952, 1946 से लेके 1952 तक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर जो है वेल नोन अर्ली कंप्यूटर वो है एडसेक। नेक्स्ट जो है वो है एडसेक। देखिए, ये जो एडसेक नाम का जो वेल नोन अर्ली कंप्यूटर है यह इस्तेमाल हुआ 1947 टू 1949 तक इस कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट वेल नोन अर्ली कंप्यूटर है वो है मैनचेस्टर मार्क। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मैनचेस्टर मार्क, मैनचेस्टर मार्क 1। इसका इस्तेमाल हुआ 1947
2008 में। इसके बाद जो नेक्स्ट वेल नोन अर्ली कंप्यूटर है वो है व्हाट आर द डिफरेंसेस इन दिस कंप्यूटर। देखिए मयंक ठाकुर, इन कंप्यूटर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस था उनको हम कवर अप करेंगे कंप्यूटर जनरेशंस में। ठीक है, ये कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन से रिलेटेड हैं। सारे कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक बेसिक डिफरेंस हैं, इसको हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशंस में। क्लियर हुआ मयंक? मैं अभी सिर्फ आपको वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स के नेम्स बता रहा हूं। जब कंप्यूटर जनरेशंस आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यूनिवैक 1। ठीक है, तो यूनिवैक 1 जो है वो इस्तेमाल हुआ 1951 में। यूनिवैक 1 किसमें इस्तेमाल हुआ? 1951 में। यहां तक सभी ने नोट कर लिया? यहां तक सभी ने नोट कर लिया क्या? ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा हम देखते हैं, जानते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हाँ, तो कमेंट करके बताइए आप लोग कि कंप्यूटर किस किस तरह के हाई स्पीड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर किस किस तरह के हाई स्पीड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। जल्दी कमेंट करके बताइए। बाकी लोग नीतीश, यहां पर आपको टाइप्स बताना है, मैथमेटिक्स नहीं है उमेश, वो मैथमेटिकल होता है। बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए। और बाकी लोग जवाब दीजिए कि कंप्यूटर किस किस तरह के ऑपरेशंस को हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। ओम प्रकाश, ये बताना है कि किस किस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। आयुष यादव, यहाँ पर ऑपरेशंस की बात हो रही है कि किस किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कंप्यूटर। अर्थमेटिकल नहीं होता है वो, अर्थमेटिक होता है भूमिका। जयेंद्र, ये नहीं पूछा जा रहा है, एरर नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर किस किस तरह के ऑपरेशंस को हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। शुभम, मैथमेटिक्स नहीं, वो मैथमेटिकल होता है। मयंक ठाकुर, अभी असेंबल डेटा वाला सवाल ही नहीं पूछा गया है। क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सुनिए। कोर रिलेटिव, अंकित, अभी क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं समझ रहे हो। मैंने पूछा कि कंप्यूटर किस किस तरह के ऑपरेशन को हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? मैथमेटिकल, लॉजिकल, तो उन्हीं ऑपरेशंस को बताना है। तो उमेश साहू, ऑपरेशन की स्पेलिंग सुधार लेना। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है ना, तो मैं आपको अभी पूछूंगा कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या कर सकता है, बताइए। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड किस किस तरह के काम कर सकता है, जल्दी बताइए। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड किस किस तरह के काम कर सकता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। रिसीव का स्पेलिंग सुधारो, मोरध्वज।
रिट्राइव का स्पेलिंग सुधारो मोरध्वज। ठीक है। स्टोर। और बाकी लोग भी जवाब दो जल्दी। एक्यूरेसी, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कोरिलेट, असेंबल। ठीक है। हाँ, इसके बाद मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कंप्यूटर के कौन कौन से गुण होते हैं। कमेंट करके बताइए बाकी सभी लोग। बाकी लोग जल्दी बताओ कमेंट करके। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। इसके बाद मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो ये बताइए मैकेनिकल एडिंग मशीन, है ना, मैकेनिकल एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? बताइए मैकेनिकल एडिंग मशीन, मैकेनिकल एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? जल्दी बताइए। मैं ठीक है, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताओ जल्दी। बस दो ही लोग को पता है इतने बड़े क्लास में। मैंने पूछा मैकेनिकल एडिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? क्लास में आप लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, है ना, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का फादर। ठीक है, गुड। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बारे में। हाँ, तो ये बताइए क्या कंप्यूटर और कैलकुलेटर इक्वल है? क्या कंप्यूटर और कैलकुलेटर इक्वल है? कमेंट करके बताइए। क्या कैलकुलेटर और कंप्यूटर इक्वल है? ठीक है। ठीक है, अब बताइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर जनरेशंस। तो सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे कंप्यूटर जनरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन उठेगा वो ये उठेगा कि जनरेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन उठेगा वो उठेगा कि व्हाट इज जनरेशन। ठीक है, जनरेशन का मतलब होता है स्टेप इन टेक्नोलॉजी। जनरेशन का मतलब होता है स्टेप इन टेक्नोलॉजी। यानी कि यदि हम यह कहते हैं कि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, एक जनरेशन से यदि हम दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में एक स्टेप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं, एक स्टेप क्या है, आगे जा रहे हैं या एक स्टेप फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो समझ में आया
जनरेशन का मीनिंग, कंप्यूटर जनरेशन का मीनिंग यहाँ पर सभी को समझ में आया? जल्दी बताइए। कंप्यूटर जनरेशन का मीनिंग सभी को समझ में आया क्या? ठीक है। अब ये जो जनरेशन है ना, ये जो जनरेशन है ये क्या काम करता है ना, ये जनरेशन क्या काम करता है या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जो जनरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ ऑफ, जनरेशन रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर, ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। जनरेशन जो है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। जब जनरेशन वर्ड सबसे शुरुआत में आया, जब जनरेशन वर्ड सबसे शुरुआत में इस्तेमाल किया गया था तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के लिए किया जा रहा था। ठीक है, जब जनरेशन वर्ड का शुरुआत में इस्तेमाल किया गया तो यह सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के लिए इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन आज के समय में इस यूज को एक्सटेंड करते हुए, जनरेशन वर्ड के यूज को एक्सटेंड करते हुए इसमें इसमें हार्डवेयर इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया वो आप सभी लोगों को समझ में आया? सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी बताइए, सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको यह बताया कि जनरेशन वर्ड किस लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, जनरेशन वर्ड का क्या इम्पैक्ट है, जनरेशन वर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे कि आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि कंप्यूटर में जो जनरेशन्स होते हैं, कितने जनरेशन्स हैं कंप्यूटर में? 5 जनरेशन्स हैं। ठीक है, कंप्यूटर में कितने जनरेशन्स हैं? 5 जनरेशन्स हैं। देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन्स, देयर आर 5 कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इन जनरेशन्स के नंबर्स और कब से कब तक यह जनरेशन रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, देखिए जो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन है वो रहा है 1942 से लेके 1955 तक, 1955 तक। जो सेकेंड जनरेशन था कंप्यूटर का, जो सेकेंड जनरेशन था कंप्यूटर का वो रहा है 1955 टू 1964। सेकेंड कंप्यूटर जनरेशन रहा है वो रहा है 1955 से लेके 1964 तक। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है अभी जो मैंने बोला? कमेंट करके बताइए जल्दी।
फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के बाद आता है थर्ड जनरेशन। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के बाद आता है थर्ड जनरेशन। जो थर्ड जनरेशन रहा है वो रहा है 1964 टू 1975। थर्ड जनरेशन जो रहा है वो रहा है 1964 टू 1975। और जो फोर्थ जनरेशन रहा है फोर्थ जनरेशन रहा है 1975 टू 1989। 1975 टू 1989। फोर्थ जनरेशन के बाद आता है फिफ्थ जनरेशन। तो जो फिफ्थ जनरेशन रहा है फिफ्थ जनरेशन रहा है 1989 से लेके अब तक। फिफ्थ जनरेशन रहा है 1989 से लेके अब तक चल रहा है। सभी को आया यहां तक समझ में? यहां तक सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, ओके। अब मैं आपको फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में डिटेल्स बताता हूं। अब मैं आपको फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो एक बार फिर से हेडिंग डाल लेंगे, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो इस फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि आपको पता है कि इस फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड रहा है वो रहा है 1942 से लेके 1955 तक इसका पीरियड रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में यूज हो चुका है वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ वैक्यूम ट्यूब। इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजीज यूज हुए हैं हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वैक्यूम ट्यूब्स के अलावा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 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 रिले मेमोरी। ठीक है, ये भी एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी यूज हुआ है फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसके अलावा
फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ है पंच्ड कार्ड। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ है पंच्ड कार्ड। पंच्ड कार्ड जो यूज हुआ है, ठीक है, तो ये सारे हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुए हैं फर्स्ट जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब जो यूज हुआ है, वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ है फॉर प्रोसेसिंग। वैक्यूम ट्यूब किसके लिए यूज हुआ है? फॉर प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी यूज हुआ है स्टोर करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेमोरी किसके लिए यूज हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी यूज हुआ है स्टोर करने के लिए, ठीक है। जो पंच कार्ड है वो यूज हुआ है इनपुट देने के लिए। जो पंच कार्ड है वो यूज हुआ है इनपुट देने के लिए। तो आपको हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज फॉर फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन ये समझ में आया? समझ में आया क्या सभी को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यूज हुए हैं। हाँ, क्या अभी ओम प्रकाश ने कुछ कहा क्या? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जल्दी बताओ, कुछ कह रहे हो क्या ओम प्रकाश? ओम प्रकाश जल्दी रिप्लाई करो। पंच्ड कार्ड क्या होता है? देखो, पंच्ड कार्ड में क्या होता है, हमारे पास एक कार्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एक कार्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ऐसा पंच करने के लिए पॉइंट्स दिए होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? पंच करने के लिए पॉइंट दिए रहते हैं, है ना। हर पॉइंट में क्या लिखा रहता है? अलग अलग कैरेक्टर, अल्फाबेट, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इनको क्या किया जाता है? इनको हम क्या करते हैं? पंच करते हैं, ठीक है। इनको पंच करने से क्या होता है? कंप्यूटर पे आउटपुट जाता था पहले के समय में, पहले के समय में, ठीक है। अभी किसी ने वैक्यूम ट्यूब का पूछा क्या? अभी किसने वैक्यूम ट्यूब का पूछा? जल्दी बताओ। अच्छा, आपने पूछा। देखो, जो वैक्यूम ट्यूब रहता था वो इस तरीके का क्या होता था? बड़ा सा ट्यूब रहता था, है ना। इसमें वैक्यूम भरा रहता था, है ना। और ये जुड़ा रहता था, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता था ना। ये क्या रहता था? कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता था। ये वैक्यूम ट्यूब जो रहता था साइज में काफी ज्यादा लार्ज होता था, ठीक है। ये कंप्यूटर को एनर्जी सप्लाई करने के लिए, है ना, ये कंप्यूटर को एनर्जी या फिर पावर सप्लाई करने के लिए, है ना, और इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के लिए इस्तेमाल होता था यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब वाला डाउट क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जिनका वैक्यूम ट्यूब का डाउट था वो क्लियर हुआ क्या? ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। इसके बाद हेडिंग डालिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। मैं यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी आपको बता रहा हूँ वो यूज हुआ था फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन में। तो इस बात को अच्छे से आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुए थे वो कुछ ऐसे थे कि यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखने के लिए, यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखने के लिए मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ था। अब मशीन लैंग्वेज का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर, ठीक है,
तो इस तरीके का कोडिंग यूज हुआ था, इस तरीके का लैंग्वेज यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट कंटिन्यूड है, लगातार चल रहा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज भी इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, इसका एग्जांपल है कुछ इस तरीके से MOV AX, BX। इसका मतलब यह है कि BX रजिस्टर का जो भी डेटा है वो मूव हो रहा है AX नाम के रजिस्टर में। ठीक है, रजिस्टर्स जो होते हैं वो कंप्यूटर में छोटे छोटे लॉजिक सर्किट्स होते हैं, जिनमें या तो आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं टेम्पररी या फिर परमानेंट। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कमेंट करके, सभी को समझ में आया क्या? भूमिका, भूमिका किस चीज को रिपीट करूं? भूमिका जल्दी बताओ किस चीज को रिपीट करूं? अच्छा, मशीन लैंग्वेज को बोल रहे हो। देखो, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज हुआ। मशीन लैंग्वेज का जो भी कोडिंग रहता था वो इस तरीके से रहता था कि उसको सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कोडिंग लिखने के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल हुआ, है ना। तो मशीन लैंग्वेज में जो भी कोडिंग लिखा जाता था सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही रहता था, इसलिए इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज को। फर्स्ट जनरेशन के बाइनरी सिस्टम नहीं राका आंचल, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी सिस्टम अलग, बाइनरी सिस्टम अभी नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझो, है ना, 0 और 1। दिमाग को ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप लोग नहीं करिए। ठीक है, देखो जो असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज यूज होता था प्रोसेसर के, है ना, प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग के लिए, माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज में का जो इंस्ट्रक्शन का मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है MOV AX BX, यानी कि BX नाम के रजिस्टर का जो डेटा है वो मूव हो रहा है AX नाम के रजिस्टर में। यहाँ पर रजिस्टर्स का मतलब होता है ऐसे छोटे छोटे लॉजिक सर्किट्स जिनमें जो डेटा है टेम्पररी या फिर परमानेंट स्टोर हो सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को? भूमिका, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? भूमिका, भूमिका आपका डाउट क्लियर हो क्या? जल्दी बताइए भूमिका, जल्दी रिस्पॉन्स करिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज इन दोनों का इस्तेमाल हुआ। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके बस, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ उसमें मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब यह है कि आप प्रोग्राम को स्टोर कर सकते थे और पहले से स्टोर किए गए, पहले से स्टोर्ड प्रोग्राम को, पहले से स्टोर किए गए प्रोग्राम को भी यूज किया जा सकता था। प्री स्टोर्ड प्रोग्राम, प्री स्टोर्ड प्रोग्राम यूज्ड, है ना। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज हुआ। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को स्टोर भी किया जा सकता था और पहले से स्टोर किए गए प्रोग्राम्स को भी इस्तेमाल किया जा सकता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में ज़्यादातर साइंटिफिक एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल हुआ, साइंटिफिक एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल हुआ, यानी कि जितने भी साइंटिफिक रिलेटेड ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है, जितने भी साइंटिफिक रिलेशन ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे कि सपोज डिफेंस पर्पस या फिर रिसर्च पर्पस, ठीक है, इसके लिए ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इस वजह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में ज़्यादातर साइंटिफिक एप्लीकेशन पाए गए हैं, ठीक है। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए, किसी को कुछ डाउट है क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या गुण पाए गए, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनका जो साइज था, है ना, हैवी साइज था, है ना, काफी ज्यादा बड़े बड़े रहते थे, एक एक कमरे, दो दो कमरे के बराबर के आपके कंप्यूटर रहते थे, ठीक है। इसके अलावा इस जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो हाईली अनरिलायबल अनरिलायबल थे, है ना, कंप्यूटर की जो एफिशिएंसी एक्यूरेसी थी उतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का जो यूज होता था सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज होता था, जनरल पर्पस के लिए इस जनरेशन के कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। और इस तरह के कंप्यूटर्स में कंप्यूटर्स को प्रोड्यूस करना या प्रोडक्शन, है ना, इस तरह के कंप्यूटर्स का जो प्रोडक्शन था काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक तो ये साइज में बहुत हैवी होते थे, इनको लाने ले जाने के लिए ही कई लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा होता था। जैसे कि आपको बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में साइंटिफिक एप्लीकेशन ज़्यादा होते थे, तो इसीलिए इनको यूज़ करना क्या होता था, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, इनको यूज़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि जिसको साइंटिफिक प्रोग्राम पता है वही चला पाएगा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, जिसको नहीं पता है वो तो बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन कौन सा फंक्शन है, क्या है। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी रिप्लाई करिए। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस रहे वो थे एनिएक, एक था एनिएक, एक एडवेक एडवेक एडसेक एडसेक यूनिवैक वन यूनिवैक वन, ये सारे क्या हैं, ये कंप्यूटर्स के नेम हैं, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर्स के नेम है। इसके अलावा एक और फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था जिसका नाम था IBM 701,
IBM 701 यह IBM नाम की कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में आपको इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे हम आपको बताएंगे सेकेंड कंप्यूटर जनरेशन के बारे में। फिलहाल आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। मेरे अभी थोड़ी देर में 2 बजे से और दूसरी जगह क्लास है, आई नीड सम ब्रेक, इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।